जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सोनिया में। आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैं कोशिश करती रहूँगी कि अपना 100% आपको दे सकूँ। और एक बात मुझे बोलनी थी कि मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सुनिएगा मेरी बात, कि मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है जो स्टडी विद सोनिया के नाम से ही है। जनरल में देखिएगा आप, तो मैं नोट्स जो हैं वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट सीडीपी के डिटेल्ड नोट्स हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एमसीक्यूज़ की पूरी सीरीज़ कंटिन्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग साथ में मिलकर करेंगे, तो उनके पीडीएफ्स मैं अलग बनाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अकेली हूँ काम करने वाली, बहुत टाइम लगता है प्रेजेंटेशन बनाने में, सेट करने में, तो बहुत हार्ड वर्किंग हो जाता है। 2 बच्चों के साथ में संभालना आप समझ सकते हैं। लेकिन अपनी एजुकेशन को आप सब तक पहुंचाने का मेरा ये ज़रिया है। मेहनत मैं करती रहूँगी, लेकिन मैं इसके बदले थोड़ा-सा रिवॉर्ड चाहती हूँ कि वो जो नोट्स मैंने सीडीपी के बनाए हैं वो 49 रुपीज़ के हैं। ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। जैसे कि अभी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स जो हैं हज़ार-हज़ार 2-2 हज़ार रुपए में अपना पूरा ऐप देते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर ये भी सिर्फ इसलिए चार्ज किया है क्योंकि ना मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों का सपोर्ट मुझे फील होगा। तो जैसे ही मेरे जो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन होता है ना उसके अंदर लिंक लगा दूंगी और उस लिंक के जरिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। और उसके थ्रू मतलब स्कैनिंग के थ्रू जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वो पीडीएफ जो है वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। तो इतना सा सपोर्ट मैं आप सबसे चाहती हूँ। ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहेगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएँ तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। शुरू करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर सुना होगा, थॉर्नडाइक की, एडवर्ड थॉर्नडाइक की ये थ्योरी है। देखो, इसे याद करने का तरीका बता देती हूँ। ट्रायल एंड एरर में टी से शुरू होता है ट्रायल, और थॉर्नडाइक जो है वो भी टी से शुरू होता है। तो याद रखिएगा कि टी से ट्रायल और टी से थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत ही इजी है और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है। T4 ट्रायल, T4 थॉर्नडाइक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी। ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब हुआ? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितनी बार सामने वाले ने ट्राई किया होगा, एरर्स आई होंगे, एंड फाइनली दे विल गेट सक्सेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो थॉर्नडाइक साहब जो थे वो बिलीव करते थे कि लर्निंग जो होती है ना वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स के थ्रू होती है। मिस्टेक्स भी होती हैं जब तक कि वो करेक्ट नहीं हो जाती। समझ रहे हैं आप? कि सपोज करो आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप एरर करेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार आपको लगेगी, लेकिन आप बार बार अगर अटेम्प्ट करते रहेंगे तो एक टाइम बाद आप अच्छे खासे रेसर भी बन सकते हैं। और वो रेसर्स के माइंड में स्कीमा सेट हो जाता है कि हमको ये साइकिल कैसे चलानी है, स्कूटी कैसे चलानी है, कार कैसे चलानी है। कैसे ही कोई चीज़ सामने आएगी, कोई सामने व्हीकल आएगा, कोई जानवर आएगा, तो हमें किस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वर्क करता है और हम ब्रेक लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रैक्टिस। पावर ऑफ प्रैक्टिस मीन्स मेरा अब छोटा बाबू वैराट जो है वो हनुमान चालीसा पूरा बोल लेता है। आज भी मैं बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं जो भूल जाती हूँ, मैं मुझे याद नहीं होती, उसे पूरी याद है। रटंत विद्या का कमाल है। डेली अटेम्प्ट करता है। थोड़े बहुत एरर्स उसको शुरू में आते थे, नहीं आता था, लेकिन आज इतने एरर्स करने के बाद वो बहुत बढ़िया तरीके से हनुमान चालीसा बोलता है। दिस इज कॉल्ड ट्राई एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ट्राई किया उसने और एरर उसको आए, उसके बाद में उसको सक्सेस मिली। तो इसको एक लाइन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपकी लर्निंग क्या है? आपकी लर्निंग है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपकी मिस्टेक्स कितनी हुई हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी सक्सेस बन जाती है। किसी भी चीज में देख लीजिए, पढ़ते 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 मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया कि आज मैं आप सबको पढ़ा पा रही हूँ। ये क्या है? मैंने जब बीएड किया था
तो मैंने अकोला में, अमरावती में पूरा अकोला टॉप किया था। 98 परसेंटाइल मेरी बीएड के अंदर आई थी। आफ्टर मैरिज जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था, उसके बाद मैंने मेरी बीएड की थी। तो उस वक्त मैंने इतना अटेम्प्ट किया उसको, इतना याद किया, इतनी इतनी बार ट्राई किया उसको कि मैंने उसको टॉप किया। तो ठीक वैसे ही जितना आप अटेम्प्ट करेंगे इन थ्योरीज को, जितना आप लर्न करेंगे, उतना ही सक्सेस आपकी लाइफ में आती चली जाएगी। तो ट्रायल और एरर के कंसेप्ट से ही ये पता चलता है कि आपको कोशिश करनी है। वो कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टू गेट सक्सेस। बस इस थ्योरी में इस लाइन को अपनी स्कीमा में कैद कर लीजिए। ये आपको एसिमिलेट करेगा, इसमें कोई एकोमोडेशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, when a person tries many possible solutions, the incorrect ones are gradually eliminated and the correct one is learned। समझ में आया? समझ में क्या आया कि जब आप कोई चीज सीख रहे हो, उस सीखने के दौरान आप गलतियां करोगे। गलतियां करते 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 आपकी वो गलतियां अवॉइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, मिस्टेक्स बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड फाइनली यू विल गेट योर सक्सेस पॉइंट, जहां पर आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। अब आप फर्स्ट ट्रायल में उस काम को कर सकेंगे। जैसे तीरंदाजी लोग होते हैं, चेस खेलने वाले लोग होते हैं, स्विमर्स होते हैं, क्या इनसे पहले गलतियां नहीं होती? बट ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते 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 ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां आंख बंद करके निशाना लगा लेते हैं। ठीक है, तो यही हमारी लाइफ में होता है। कोई भी चीज को पाना मतलब असंभव नहीं है, बट हर चीज एक ट्रायल मांगती है। इसे आप अपनी पर्सनल लाइफ पर इम्प्लीमेंट कर कर देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट था। क्या था? पजल बॉक्स बनाया उन्होंने एक कैट के लिए। याद रखिएगा, कैट जो थी उस पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर ये किया था। याद कैसे रखेंगे? टी फॉर ट्रायल, टी फॉर थॉर्नडाइक, CAT के अंदर लास्ट में आता है टी। कैट, टी का समन्वय है यहाँ पर हर एक चीज में। तो याद रखने का तरीका भी हो गया। चलिए, क्या किया इन्होंने कैट को लेकर के? इन्होंने एक हंग्री कैट को प्लेस्ड कर दिया एक पजल बॉक्स में। एक ऐसा पजल बॉक्स बनाया जिसमें वो बिल्ली भूखी थी, भूख से प्यास से तड़प रही थी। तो अ पीस ऑफ फिश वॉज केप्ट आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन जो फिश का टुकड़ा था ना, वो उसको बॉक्स के बाहर रख दिया गया। अब वो तो मरी जा रही थी उस फिश के टुकड़े को खाने के लिए कि कब ये मिले, लेकिन उस पजल बॉक्स को सॉल्व करना जरूरी था। और उसकी जो ड्राइव थी, ड्राइव होनी चाहिए। अगर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो भरे पेट वाली बिल्ली होती तो वो ट्राई नहीं करती, 2-4 बार गिरती और फिर सोचती यार छोड़ ना, मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं काहे के लिए उसको अटेम्प्ट करूं। लेकिन वो बिल्ली भूखी थी। ड्राइव क्या थी उसकी? उसकी ड्राइव थी वो फिश, और उस फिश को पाना उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि वो बिल्ली भूखी थी। तो टू एस्केप द कैट हैड टू प्रेस अ लीवर और पुल अ स्ट्रिंग। उसमें ये था कि एक लिवर बनाया गया था, उस लिवर को प्रेस करना था। जैसे ही वो लिवर प्रेस होता था, वैसे ही वो फिश उसके पास आ सकती थी। लेकिन इस बात का ज्ञान जो था ना, वो उसको नहीं था। तो क्या किया उस बिल्ली ने? उस फिश के टुकड़े को पाने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारे एरर्स किए, बहुत सारे ट्रायल किए। एट फर्स्ट द कैट मूव्ड रैंडमली इनसाइड द बॉक्स। इधर उधर भटकती रही, कभी ये दबा रही थी, कभी वो दबा रही थी, लेकिन वो उस लिवर तक नहीं पहुंच पा रही थी। इट स्क्रैच्ड, पुश्ड एंड ट्राइड मैनी एक्शंस, बट उसको वो अटेम्प्ट लिवर नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? ऐसे करते 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 एक्सीडेंटली उसने उस लीवर को प्रेस कर दिया और डोर ओपन हो गया। और जैसे ही डोर ओपन हुआ, वैसे ही वो जो फिश का टुकड़ा था वो अंदर आ गया। अब उसने बहुत सारे ट्रायल किए। बहुत सारे ट्रायल करने के बाद में एट द लास्ट उस कैट को समझ में आ गया कि भैया ये लीवर दबेगा, उसके बाद ही मुझे ये फिश का टुकड़ा मिलेगा। तो उसको फिश का टुकड़ा कब मिला? जब उसको समझ में आ गया कि ये लीवर दबाऊंगी तब ही मुझे ये फिश का टुकड़ा मिलेगा। तो एरर करते 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 फाइनली उसको पता चल गया, और वो वही अटेम्प्ट कर रही थी। वो सिर्फ उस लीवर को दबा रही थी और डायरेक्ट फिश उसको मिल रही थी। तो ये था ट्रायल एंड गेट सक्सेस, ट्रायल एंड एरर। ये हमारी पर्सनल लाइफ में जब से हम पैदा होते हैं
तब से लेकर के जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते या फिर भगवान के पास चले नहीं जाते, अग्नि में समर्पित नहीं हो जाते, तब तक ये थ्योरी हमारी पूरी लाइफ पर अप्लाई होती है, क्योंकि हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और उस सीखने में हमारे ट्रायल्स भी बहुत होते हैं, एरर्स भी बहुत होते हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो हमारे एरर्स और मिस्टेक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। अब देखो, हमको ये बात तो समझ में आ गई कि थॉर्नडाइक साहब ने बोला कि किस तरीके से सीखना है, गलतियां करनी है, फिर उसके बाद में सीखना है। लेकिन इसको सीखने के लिए भी उसने 3 लॉ दिए। पहला लॉ क्या था? इफेक्ट ऑफ लॉ। दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा था लॉ ऑफ रेडीनेस। सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये उनके प्राइमरी लॉ थे। ज्यादातर सेकेंडरी लॉज के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन हमें उन्हें माइंड के किसी स्कीमा में तो सेट करके रखना ही चाहिए। वो ताउम्र तक आपके एसिमिलेटेड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनमें कोई चेंजेस नहीं होता और एग्जाम्स में बहुत रेयरली वो पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक साहब ने 2 तरह के लॉ दिए थे। पहला था प्राइमरी लॉ, दूसरा था सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेकेंडरी लॉ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करेंगे प्राइमरी लॉ। सेकेंडरी लॉज के नाम बता देती हूँ मैं आपको। लॉ ऑफ प्राइमेसी होता है, लॉ ऑफ रिसेंसी होता है, लॉ ऑफ स्टिमुलस होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, लॉ ऑफ एटीट्यूड होता है, लॉ ऑफ एनालॉजी होता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है, एंड द लास्ट वन इज लॉ ऑफ पार्शियल इफेक्ट। इनके बारे में हम शॉर्ट डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले डिटेल वाली चीजें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या मतलब होता है, पढ़ के देखते हैं। रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आर स्ट्रेंथन्ड व्हाइल रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट रिजल्ट्स आर वीकेंड। मतलब क्या हुआ इसका? भाई, किसी चीज को पाने के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हो, और अगर वो आपको अचीव हो जाती है तो वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी चीज़ है ये। एक नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, सीडीपी क्रैक करना चाहते हैं, आप सीटेट नॉट सीडीपी सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, आप केवीएस क्रैक करना चाहते हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्रैक कर लिया तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। 8-10 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं क्रैक हो पा रहा तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपकी वीकेंड बन जाती है, वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स लर्निंग। लेकिन क्या बोला जाता है कि प्रैक्टिस में कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से उस बिल्ली ने प्रैक्टिस की तो उसको फिश का टुकड़ा आखिर में मिल ही गया, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस आपको भी मिल जाएगी और मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। मैं सीखती हूँ, आपको सिखाती हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। द मोर अपर रिस्पॉन्स इज रिपीटेड द स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बिकम्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, 2 वर्ड्स को अपने स्कीमा में बिठा लीजिए। स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है? जब आपको किसी चीज का स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस आप समझते हैं क्या होता है? जो बच्चे साइंस के होंगे वो केमिस्ट्री में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर एक स्टिमुलस होता है जिसको बोला जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का नाम सुना है आपने? गला फिर से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? नॉर्मल आपकी जो वो है एक्सरसाइज चल रही होती है, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स की रिएक्शन चल रही होती है, लेकिन एकाएक आप उसके अंदर जैसे ही स्टिमुलस या उत्प्रेरक डालते हैं वो उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू केमिकल्स अलग अलग होते हैं, इसको बोला जाता है स्टिमुलस। उसी के हिसाब से उस सॉल्यूशन का रिस्पॉन्स होता है। जैसे यहाँ पर स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस था वो फिश, और फिश के ऊपर उसने ट्रायल किया और उसके बाद में रिस्पॉन्स उसको मिल गया। इसको बोला जाता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स रिपीटेडली इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मैथ से मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मेरा केवीएस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हर बार, बाकी सारी चीजें आती हैं। अब क्या होता है मैथ्स के अंदर? क्या चीज होती है मैथ्स के अंदर? जितनी ज्यादा मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे टिप्स पे हो जाएगी आपकी। तो मैथ्स क्यों है, वो क्या मांगती है?
प्रैक्टिस मांगती है, रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते आप उसके अंदर, आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाती है। तो मतलब जितने ज़्यादा एक्सरसाइज आप करोगे उतने ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो फिट रहेगी और ये एक्सरसाइज हर चीज़ के लिए फिट होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो रेस लगानी हो, चाहे वो कार चलाना सीखना हो या फिर बिल्ली को फिश का टुकड़ा पाना हो। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रही हूँ ना, अगर हो रही हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो चलने की कोशिश करूंगी। क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी थोड़ा सा स्टिमुलस मिल जाता है तो मैं फास्ट हो जाती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। रेडीनेस का क्या मतलब होता है? रेडी का क्या मतलब होता है? तैयार हो जाना। मतलब अगर आप मन से तैयार हैं सीटेट का पेपर देने के लिए, तभी ये मेरे बनाए हुए वीडियोस या फिर और जो भी यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं, एजुकेटर्स वीडियो बना रहे हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपका मन अंदर से कहता है, आप रेडी हैं कि हम कार चलाना सीखना चाहते हैं, तभी आप सीख सकते हैं। मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपका रेडी होना जरूरी है। आप क्लास के अंदर गए, बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं है, आप पढ़ाए जा रहे हैं बट बच्चे दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। तुमको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, पढ़ाने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए तो आजकल तरह तरह के टीचिंग एफर्ट्स यूज किए जाते हैं ताकि बच्चा बोर नहीं हो, बच्चा रेडी हो उस चीज को लर्न करने के लिए। नॉर्मल सी चीज है। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेडनेस जो जरूरी है। पढ़ लेते हैं। Learning occurs best when the learner is mentally and physically ready. If a learner is not ready, learning becomes ineffective. यही चीज मैंने आपको समझाई। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया? अ टायर्ड और अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट लर्न लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अरे बच्चों को तो छोड़िए, आप भी अगर किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं है देखो दो तरह की ड्राइव होती हैं, एक इंट्रेंसिक होती है, एक एक्सट्रेंसिक होती है। इंट्रेंसिक वो होती है जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है, एक्सट्रेंसिक वो होती है जो आपको मोटी सैलरी के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप मोटी सैलरी के लिए मोटिवेटेड हैं तो बच्चों को पढ़ाने में आपका ध्यान नहीं जाएगा। बस आप ये सोचेंगे महीने के महीने 80,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएं, बस काम खत्म। बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक, गवर्नमेंट में पढ़ाया तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक, कौन देखने आ रहा है। लेकिन इंट्रेंसिक में क्या होगा? आपको अगर इंटरेस्ट है, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने का, मेरे दोनों बच्चे मुझसे इतने परेशान है ना, तो मुझे बोलते हैं मम्मा प्लीज मेरे साथ बैठो, तो मैं उनको कुछ ना कुछ पढ़ाने लग जाती हूँ। तो वो बोलते हैं मम्मा आप सारे दिन में पढ़ाते ही रहते हो क्या, आप गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ाते रहते हो? तो वो कभी कभी मुझसे इरिटेट हो जाते हैं। तो मेरा इंट्रेंसिक मोटिवेशन है जो आज मैं आप सबको पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है आगे चलते हैं। तीनों लॉ हो गए, रेडीनेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया एंड लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गए? गला पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा। अब देखिए, इतनी सारी रामायण महाभारत पढ़ने के बाद में एट द एंड हमको ये देखना है कि हमको इसे एजुकेशन फील्ड में इम्प्लीकेशन कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो, प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिस एंड द रिपीटेशन मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि बच्चा अच्छे से आपकी क्लास में आपकी चीज़ों को, आपके बताए हुए निर्देशों को लर्न करे, तो आपको बार बार उनको रिपीट कराते रहना होगा, बार बार उनको प्रैक्टिस कराती रहनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बंद हुई मतलब रिपीटेशन बंद हो गया। उसके बाद एनकरेज करना होगा, लर्निंग बाय डूइंग बाय गॉस्की हमेशा आपके साथ रहेंगे। और वो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एक ऐसी चीज़ है जो ताउम्र हमको किसी भी चीज़ के लिए उत्प्रेरित करती है मतलब एक्साइटेड करती है, रेडीनेस लाती है हमारे लिए, हमारी एक्सरसाइज को बढ़ाती है। फिर आता है गिविंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ज़्यादातर पॉजिटिव ही होना चाहिए कि आपको ऐसा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है जिससे बच्चा जो है वो काम करने के लिए तैयार भी हो जाए और आपका काम भी निकल जाए। तो बीइंग अ टीचर रीइंफोर्समेंट हमने बहुत सारी चीज़ों के पढ़े हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि बेटा अगर आप ये पूरा होमवर्क घर से करके लेकर के आओगे तो हम कल एक जैसे फॉरेस्ट व्यू करेंगे, आप कुछ ऐसा बता सकते हो उनको, या फिर कल हम एक पजल गेम खेलेंगे। तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इन छोटी छोटी चीज़ों से एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स ही
सक्सेस की जर्नी होती है। ये स्कीमा माइंड में बना लीजिए। अगर आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं तो आप कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते, आप उसी एक चीज़ पर अटके रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नई चीज़ सीखूं तो पहली बार तो मिस्टेक होनी ही है। बहुत एक्यूरेट वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो मिस्टेक्स अगर आपसे हो रही हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रीइंफोर्समेंट का भंडारा है। आप लर्निंग सीख सकते हैं उन मिस्टेक्स से। चलिए आगे चलते हैं। देखते ही देखते ये खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी सेकेंडरी लॉ भी आपको समझाने हैं, वो मैं अभी समझाऊंगी। ठीक है, इसको बाद में पढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं है, देखो इसमें क्या दिया गया है, फाउंडर कौन थे, की पॉइंट्स है। एडवर्ड थॉर्नडाइक इसके फाउंडर पॉइंट थे। ये है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया था, बिल्ली पर किया था, बंदर पर किया था, डॉग पे किया था, किस पर किया था, कैट पर किया था। लर्निंग टाइप में ट्रायल और एरर से उन्होंने लर्न करवाया था। और लॉ इफेक्ट में इफेक्ट, एक्सरसाइज और रेडीनेस, ये 3 लॉ इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेकेंडरी लॉ के बारे में। सेकेंडरी लॉ के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमारे माइंड के स्कीमा में होना चाहिए। मेरे हिसाब से एसिमुलेशन, स्कीमा और एकोमोडेशन तो आपको लर्न हो गया होगा, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर इन तीनों को यूज करती रहती हूँ। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी पहली चीज जिसे आप भूलते नहीं हैं, ठीक है कुछ वक्त के लिए वो आपके दिमाग से हट जाती है, लेकिन पहला आपका टीचर, पहली आपकी फ्रेंड, पहला आपका क्रश, क्या आप उन्हें भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। हर वो पहली चीज, जैसे मैंने सबसे पहले पिंक कलर की स्कूटी खरीदी थी, मुझे याद है। एक हमारे सर थे जिनका नाम मिस्टर गोविंद था, वो हमें वो हम सारी लड़कियों को चिड़ियाएं बोलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शादी करने के बाद चिड़ियाओं की तरह हम लोग उड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत ही प्यार से रखते थे, तो मैं कभी उन्हें नहीं भूली। वो हमेशा मेरे माइंड में रहते हैं। और बहुत सारे हम मेरी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड जो थी, वो उन सब किसी को भी मैं नहीं भूली। तो हर वो पहली चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है उसे आप नहीं भूलते, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ रीसेंसी का क्या मतलब होता है? रीसेंसी, रीसेंसी मतलब मतलब दोबारा, सेंस। अगर कोई भी चीज आपको रिपीट किया जाए, किसी भी चीज को रीसेंस किया जाए, बार बार सेंस में लाया जाए, तो उसको भी आप नहीं भूलते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी इंसान ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है तो हर रोज वो आपके दिमाग में चलकर आ ही जाता है, तो आपका दिमाग चाहे भी ना तो भी आप उसे भूल नहीं सकते। नंबर 3 पॉइंट क्या है? स्टिमुलस। तो अब तक हम पूरी कहानी ही स्टिमुलस की पढ़ रहे हैं कि भाई स्टिमुलस क्या चीज है, कि जब तक आपकी लाइफ में स्टिमुलस नहीं होगा आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। कैट के सामने भूखी थी, अगर फिश का टुकड़ा नहीं होता तो बेचारी उस बॉक्स के आगे सुमड़ी सी चुपचाप बैठी होती किसी कोने में, लेकिन उसने ट्रायल क्यों किया? क्योंकि उसको स्टिमुलस दिख रहा था, उसको वो फिश का टुकड़ा दिख रहा था। समझ में आ गया? नंबर 4 लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये भी हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं, इसीलिए शायद सेकेंडरी लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं बताए जाते, क्योंकि ये सारी वही चीज रिपीटेड है। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है ट्रायल करना, बार बार आप ट्राई करोगे, उसके बाद में आपके रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगे, मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एटीट्यूड का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर किसी भी चीज को पाने का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिविटी, उसका ना वो अभी पढ़े अपन लॉ ऑफ रेडीनेस, सेम वैसा ही है ये, कि अगर आपको किसी भी चीज को करने का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको वो चीज पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप कर कुछ रहे हैं, आपका एटीट्यूड कुछ और बोल रहा है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी का क्या मतलब होता है? एनालिसिस करना। किसी भी चीज को करने से पहले आप अपने पूरे माइंड का यूज करते हैं उस चीज को करने में, आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप उसको करना चाहते हैं, एनालॉजी करना चाहते हैं आप उसकी। ठीक है, आप उसको, जैसे इंजीनियर्स नहीं होते क्या, उनका मेन काम क्या होता है? हर चीज को, कार आ गई तो उसको खोल के देखना। वो 3 इडियट में वो रणछोड़ दास जो था, वो बार बार कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई मशीन खुली छोड़ देता था, वो एनालॉजी करता रहता था उन चीजों की। ठीक है, आगे चलते हैं। एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? एसोसिएट करना। शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कोई काम आप कर रहे हो, जैसे साइकिल चलाना आपको आता है, ठीक है, आप जो साइकिल चलाना जानता है ना, वो इजीली क्या कर लेगा? बाइक चलाने पर कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? उस एसोसिएटिव थिंकिंग को शिफ्ट कर दिया।
एक चीज से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, ये हुई पॉजिटिव शिफ्टिंग। यहाँ पर तो वो बाइक चलाना सीख गया तो वो कार चलाना भी सीख जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मैं राइटिंग करती हूँ, स्टोरीज लिखती हूँ, इसीलिए शायद इतना अच्छा समझा पाती हूँ क्योंकि मैं कैरेक्टर्स क्रिएट करती हूँ। तो आप में से अगर किसी को स्टोरी सुनने का, नॉवेल्स का, लव स्टोरीज का शौक है तो आपको प्रतिलिपि पर मेरी बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी। जहां आप टाइप करोगे सोनिया चेतन कानून को तो आपको ढेरों हजार से ऊपर कहानियां मिलेंगी, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आपको लव नॉवेल्स पसंद है तो मैं लास्ट 2008 से राइटिंग कर रही हूँ, तो ये अब मेरे बाएं हाथ का खेल लगता है मुझे, क्योंकि क्या हुआ है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, यही किया है मैंने, तो आज सक्सेस मिल गई मुझे। फिर आता है पार्शियल इफेक्ट। पार्शियल इफेक्ट का क्या मतलब होता है? साइड का इफेक्ट। सीधा इफेक्ट किसी भी चीज का आपको नहीं पड़ता है, पार्शियल इफेक्ट पड़ता है साइड से। जैसे आप जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले वो पढ़ा था कि भाई गड्ढे में गिरने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर कूदना पड़े। अगर कोई सामने वाला इंसान उसमें कूद रहा है जाकर के तो आप उसको देखकर भी सीख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल इफेक्ट। इसका सीधा इफेक्ट नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट पड़ता है बस, ठीक है ना। मेरे हिसाब से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर ना कुछ भी नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं और डीप में डिस्कस किए हैं। इससे ज़्यादा इस वाले इस प्रोजेक्ट में या फिर इस थ्योरी के अंदर कुछ भी पूछने लायक नहीं है। तो इसे आप अच्छे से सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आप ऑटोमेटिकली इसको लर्न करने लगोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी आती है तो मैं हुई। देखिए इसमें ना एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने स्लाइड्स में नहीं डाला क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें उन चीज़ों को कवर कर लिया है, बट पर्टिकुलरली उन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखना। जैसे जो लर्निंग होती है ना इन सब चीज़ों को सीखने की, वो क्या होती है, ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है। तो 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है, पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफ़र होती है, नेगेटिव तरीके से होती है और एक होता है जीरो। पॉजिटिव तरीके से कैसे होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस बच्चे को साइकिल चलाना आता है वो बाइक चलाना आसानी से सीख सकता है, तो वहाँ पॉजिटिविटी हुई। एक लर्निंग ने दूसरी लर्निंग में ट्रांसफ़र होकर के आपको पॉजिटिविटी दी। दूसरा नेगेटिव लर्निंग क्या हुई, जैसे फॉरेन के अंदर और अपने इंडिया के अंदर राइट एंड लेफ्ट साइड का डिफरेंस होता है कार चलाने में, व्हीकल्स चलाने में, ठीक है। हमारे यहाँ पर राइट साइड पर बैठते हैं तो उधर लेफ्ट साइड पर बैठते हैं। तो जब भी कोई बाई चांस फॉरेन रहता है तो उसको आदत हो जाती है वहाँ के रूल्स फॉलो करने की। जब वो इंडिया वापस आता है और अपने इंडियन व्हीकल्स चलाता है तो उसको वो नेगेटिविटी फील होती है, मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जीरो इफेक्ट तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। एक इंसान के अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं जिन्हें वो लर्न करता है। जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग का मेरे इस पढ़ाने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मुझे राइटिंग पसंद है तो मेरे उस राइटिंग का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक, जैसे आपको खाना बनाना पसंद है तो आपका खाना बनाने की जो टेक्निक है उसका आपकी स्टडीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो इफेक्ट कहलाती हैं ये। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट हैं इस थ्योरी के। आई होप सो कि ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, स्टडी विद सोनिया से नाम से ही बनाया है, लिंक में मैं डाल दूंगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। नया बनाया है अभी मैंने वो ग्रुप, ठीक है। ये चैनल भी मेरा नया ही क्रिएटेड है, आप सबके सपोर्ट से। आई होप सो कि एक दिन अच्छा अचीव मुझे मिले। अगर आप सबको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 1-2 दिन के अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ। कल भी रात को मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। बहुत सारे नोट्स बन गए हैं, कुछ और बाकी है, पीडीएफ बना रही हूँ, मैं खुद से ही बना रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी वीडियो सुन रहा है तो उस लिंक के थ्रू पहले से वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। तो अगर किसी को भी चाहिए तो एक छोटा सा रिवॉर्ड है 49 रुपीज़ का, जो आप मुझे पे करेंगे और वो सारे की सारी मेरी मेहनत और नोट्स मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगी। आई होप सो कि आपको बुरा नहीं लगेगा इस बात का, क्योंकि हर इंसान की किसी ना किसी चीज़ को लेकर मेहनत होती है और वो चाहता है कि जब रिवॉर्ड मिले तो वो और अच्छा करे आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मेरा सपोर्ट करने के लिए, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा ये चैनल ग्रो हो सके और मैं आप सब के साथ जुड़ सकूं। जय श्री कृष्णा।